इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको मुख्य पोषक तत्वों के कार्य एवं उनकी कमी के लक्षण बता रहे थे। इसमें हमने आपको नाइट्रोजन के बारे में बता दिया है, फास्फोरस के बारे में भी बता चुके हैं और पोटेशियम के बारे में भी शुरू किया था और उसमें पोटास का प्रभाव बता गए हैं। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और हम आपको आज पोटेशियम के कार्य बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पोटास पौधों के लिए किसी भी अंग के निर्माण में भाग नहीं लेता, लेकिन इसकी उपस्थिति में पौधों में ओजस्वी वृद्धि दिखाई देती है। इसीलिए पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा पौधों के नए यानी यंग और बढ़ते हुए भागों में उपस्थित होती है, जहाँ पर वानस्पतिक क्रिया यानी वेजिटेटिव एक्टिविटी सर्वाधिक होती है। इसकी मात्रा पौधे के पुराने अंगों में सबसे कम पाई जाती है। पौधों को रोग, शीत तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए प्रतिरोधी बनाता है तथा क्लोरोफिल बनने की क्रिया को प्रोत्साहित करता है। प्रोटीन निर्माण में भी सहायक है। शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च के निर्माण और पौधों के अंदर उनके आवागमन और वितरण में सहायक है। पोटेशियम का विशेष प्रभाव पत्तियों के विकास पर तथा तने के काष्ठीय भाग के विकास पर पड़ता है। कोशिकाओं के निर्माण तथा विभाजन में सहायक है। यह तने को मजबूती प्रदान करके फसल को गिरने से बचाता है। इसके कारण पौधों में कठोरता आती है। पौधों में पानी का उपयोग के नियंत्रण करता है तथा कोशिकाओं के अंदर जल की मात्रा को वाष्पोत्सर्जन में जलह्रास के संतुलित करता है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के प्रभाव को संतुलित करता है। अम्ल वाली फसलों में दाना, आलू, कंद तथा जड़ वाली सब्जियों में आकार बढ़ाता है। यह तंबाकू की पत्तियों की, कपास के धागे की तथा फलों की गुणवत्ता बढ़ाता है। पोटास जहां एक ओर पौधों के भोजन के काम आती है, वहीं दूसरी ओर कीड़े और मकोड़ों को फसल की रक्षा करके सहायता करती है। पौधों में समुचित मात्रा में पोटास की उपस्थित होने से कीड़ों और बीमारियों के जीवाणुओं का प्रकोप करने का पोटास में धनात्मक आयन होने से कीड़ों और जीवाणुओं को आयनिक संतुलन बिगड़ता है, जिससे वे पौधों पर आक्रमण करने से कतराते हैं। इस प्रकार पोटास और फसल में बचाव में सहायता मिलती है। पोटास से पौधों में ऑस्मोटिक दबाव कायम रहता है, जिससे स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पौधों के भागों में संचार होता है और उनका आवश्यक जमाव भी होता है। अब पौधों में पोटेशियम की कमी के लक्षण देखिए। पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं तथा झुलसे हुए किनारे भूरे रंग ब्राउन के होते हैं, यानी आप अंग्रेजी में समझें ब्राउन मार्जिनल स्टॉर्च। या आप ऐसे समझें कि इसको ये भी समझ सकते हैं कि ब्राउन मार्जिनल स्कॉर्च लीव्स। अब अगला समझें, तने कमजोर होने से पौधों की वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, जड़ें सड़ने लगती हैं, पौधों में बीमारी ज़्यादा लगती है, कपास में पत्तियां गिरने लगती हैं, डोंडे यानी बॉल्स छोटे तथा कम खिले हुए होते हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल बनना कम हो जाता है। इस प्रकार आपने पौधों में पोटेशियम के कमी के लक्षण को समझा। अब हम आपको विभिन्न फसलों द्वारा भूमि से लिए गए पोषक तत्वों की मात्रा बताते हैं। देखिए, विभिन्न फसलों की पोषक तत्व संबंधी अपनी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। किस फसल में कितना खाद डालना है, यह निश्चित करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे आप ये समझें कौन सी फसल उगाना चाहते हैं, फसल उगाने का उद्देश्य क्या है, फसल की किस्म को ध्यान में रखना पड़ता है। इसी प्रकार भूमि की किस्म का भी ध्यान रखना पड़ता है। जलवायु, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। खाद की किस्म आदि, इन बातों पर ध्यान देना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि हम भूमि में पोषक तत्वों की कम से कम उतनी मात्रा उपलब्ध कर दें जिससे वह फसल अपने जीवन काल में भूमि से प्रयोग करती है। ऐसा करने पर भूमि की उर्वरा शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है और कृषक की पर्याप्त उपज मिल जाती है। हमारे प्रदेश में अधिकांश भूमियों में पोटाश तथा अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। भूमि में उपलब्ध करने पर किसी फसल विशेष की उपज में वृद्धि होती है। जैसे आप ये समझें कि कपास की फसल जिसकी औसत उपज लगभग 1000 कुंतल, या आप ये समझें कि फसल की उपज जिसकी औसत उपज लगभग 1000 कुंतल, या आप इसको और कम कर समझें, ये आप इस प्रकार समझें कि कपास की फसल जिसकी औसत उपज लगभग 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, भूमि से लगभग 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करती है। लेकिन कपास पर किए गए अनेक प्रयोगों से आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भागों में कपास की उपज पर फास्फेटी खाद का कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इससे यह प्रकट होता है कि कपास के लिए भूमि में फास्फेट की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। अतः कपास की फसल के लिए उस भूमि विशेष में फास्फेटी खाद देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में नाइट्रोजन की प्राय सभी भूमियों में कमी है। अतः विभिन्न फसलें उगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तत्व को कम भूमि में कम से कम उतनी कम मात्रा में तो अवश्य उपलब्ध करा दें, या उतनी उसकी आवश्यकता के लिए अवश्य उपलब्ध करा दें जिससे कि मात्रा में यह फसल और इस तत्व को अपने जीवन काल में मिट्टी में ग्रहण करती है। तो इस प्रकार से यह देखना पड़ता है कि इसमें क्या कमी है। विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टियाँ बनावट में भिन्न होती हैं और उसमें पोषक तत्व की मात्रा समान नहीं होती। कुछ पोषक तत्व की भूमि में मिट्टी के निर्माण में समय ही उपस्थित नहीं होते, अतः कुछ की कमी सापेक्षिक अघुलनशील यानी रिलेटिव इनसॉल्युबिलिटी के कारण हो जाती है। बिना पर्याप्त खाद दिए भूमि पर बार बार फसलें उगाने पर भी भूमि की उर्वरता घट जाती है। अतः भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए यह परम आवश्यक है कि फसल बोने से पूर्व भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरकों का उपयोग किया जाए। अच्छे उन्नत बीजों के फलस्वरूप अधिक उपज तभी संभव है जबकि कृषि के उन्नत कृषि विधियों को अपनाया जाए और भूमि में पर्याप्त मात्रा में पानी का प्रबंध किया जाए। अब आप प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। तो उसमें प्रश्न लिखिए, विभिन्न फसलों द्वारा भूमि से लिए गए पोषक तत्वों की मात्रा या पोषक तत्वों के नाम लिखिए। और धन्यवाद।